हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शफीक फ्रॉम आईआईटी रुड़की और मैं अब आपके सामने फिजिक्स के टॉपिक्स, एक फिजिक्स का जो है टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। अब मेरा यूट्यूब चैनल IITian शफीक सर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है और टीचिंग इज जस्ट माय हॉबी। सब कुछ फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा आपको, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे और बहुत कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी जो अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा और किसी ने नहीं आपको बताया होगा इतने सिंपल तरीके से। फिजिक्स का वो टॉपिक जो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जब 12th क्लास में आते हैं तो 12th क्लास का NCERT बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स 12th का पार्ट 1 जब आप देखेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या 12th का एग्जाम देने वाले हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, IIT और नीट के सिलेबस में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। सो बहुत दिल थाम के समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत स्लोली स्लोली मैं आपको बहुत कंसेप्चुअल चीज बताने वाला हूं। मेरा एम आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है। सो कंसेप्ट के क्लियर करने के दौरान डायरेक्टली मैं अब आपको उस जगह लेके चलता हूं कि मूविंग चार्जेस के लिए सबसे पहले चीज मैं आपके सामने ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ये रख रहा हूं और आप ये सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है भाई, ये करता क्या है, कहां से आता है, किसने इसको पैदा किया, कैसे इसका जन्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है। ऐसा तो आपके दिमाग में आता होगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड भाई है क्या चीज, क्या करता है और इसको कहां से ये एग्जिस्टेंस में आया। हाउ द मैग्नेटिक फील्ड कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, कैसे इसकी पैदाइश होती है, कहां से आता है, कहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, कौन जनरेट करता है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे आपको कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, क्या करता है, कैसे इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय मूविंग चार्ज, जिसको आप करंट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं अभी आपको उतना दूर तक नहीं लेके जाता हूं, सिंपली मैं आपको कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत है? अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या है, 3 शर्तें होती हैं, है ना। 3 शर्तें कौन कौन सी होती हैं? अगर कोई वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस होता है और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करता है। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं होती है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ 3 चीजें हमेशा होती हैं। पहला चीज, उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा उसमें डायरेक्शन होगा, तीसरी चीज वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करता है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सिंपल चीज है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस कहता है कि 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जनरली हम लोग 2 और 3 जोड़ते हैं तो 5 मिलता है। बट अगर एक ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर है, 2 वेक्टर चीजें हैं
अगर 2 यूनिट का है और एक 3 यूनिट का है, अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं तो आप सोचो 2 और 3 का अंतर 1 होता है, 2 और 3 का जोड़ 5 होता है। तो 1 से लेके 5 तक कुछ भी मिल सकता है। 2 और 3 को जोड़ने पे अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो 2 यूनिट का है और एक वेक्टर क्वांटिटी 3 यूनिट का है, तो उसको 2 और 3 को जोड़ने से हमें 2 और 3 का अंतर 1, 2 और 3 का सम 5, 1 से लेके 5 के बीच में 1 से लेके 5 तक कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या एंगल है। ओके, सो अब भी आप फिलहाल इतना चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग उसको बी से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग उसको क्या करते हैं, जनरली हम लोग उसको बी से डिनोट करते हैं। उसके ऊपर ये जो एरो हमने दिखाया है, ये एरो इसलिए दिखाया है, ये आपको बताने के लिए कि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी आपको हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। हम लोग धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम आपको छोटे स्टेप्स धीरे धीरे इजी वे में करते करते हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर देंगे और फिर आपको बताएंगे कि यस, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मूविंग चार्ज ने या करंट ने प्रोड्यूस किया था और इसका क्या काम है। अब हम लोग पहले आगे मूव करते हैं और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है, क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिए, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स, फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स लगाता है भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अप्लाइज फोर्स, फोर्स लगाता है किस पे, ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। ओके, सो अभी क्या मैंने लिखा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है किस पे, ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इस लाइन का मतलब ये है कि जस्ट हम आपको बताते हैं कि इस लाइन से 2-3 मीनिंग हम लोग निकालेंगे। 2-3 मीनिंग क्या निकालेंगे वो ये देखिए। मैं आपको बोल रहा हूं, लेट्स कम हियर, कि आपको व्हाइट स्क्रीन पर लेके आता हूं और मैं आपको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो फोर्स लगाता है। किस पे फोर्स लगाता है भाई, हमने बोला कि ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, सो यहां पे 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट आती हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको सिर्फ मूविंग पे फोर्स लगाता है और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। इसका मतलब कि न्यूट्रल पे फोर्स लगाता है कि नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है। जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रॉन, उस पे फोर्स नहीं लगाएगा। एटम एज ए होल इज ए न्यूट्रल, एटम पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा फोर्स नहीं लगाता है न्यूट्रल पार्टिकल पे। ओके, दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड चलते हुए पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। क्या, अगर चार्ज पार्टिकल है और रेस्ट में है तो क्या उस पे फोर्स लगाएगा? चार्ज पार्टिकल भी है लेकिन रेस्ट में है तो उस पे भी फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, तो अब 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लाइन से मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया। देखिए, मैं आपको सिर्फ रेक्टाफिकेशन नहीं कराना चाहता हूं और ना ही मैं आपको ये
कोई चीजें तोता की तरह रटा देना चाहता हूं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और जाल में मत फंसना, और फिर वही हुआ कि शिकारी आया, जाल भी बिछाया, दाना भी डाला और वो चिड़िया जाके उसमें फंस भी गई। तो मैं उस तरह से आपको रटाफिकेशन नहीं कराना चाहता हूं, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। पहला चीज मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है किस पे? ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो इट इज नॉट अप्लाइंग टू गो फोर्स ऑन द न्यूट्रल, इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन द रेस्ट में। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी है तो उस पर भी वो फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, सो अब आप वापस अपनी जगह पे हम लोग आ गए कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में बैठा हुआ है तो भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या हर एक चार्ज पार्टिकल जो चल रहा है उस पर फोर्स लगेगा? तो उसके लिए अब आप चलिए और देखिए कि क्या आता है। हा 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 हा, पढ़िए पहले। इट डज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स नहीं लगाता है इफ द पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पे आपके पास ये स्थिति है कि अगर कोई आपके पास चार्ज पार्टिकल ऐसे, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बी से लिखते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही समझिए, इससे ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, फिर समझाऊंगा आगे, पूरे न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा और पूरे चीजों को ड्राइव भी करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं जो आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका ये डायरेक्शन है, और एक मेरा चार्ज पार्टिकल, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या प्रोटॉन ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए या नेगेटिव चार्ज लीजिए, मुझे कोई बहस नहीं है। अगर वो इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है जिस डायरेक्शन में बी है, या इसके उल्टा डायरेक्शन में भी अगर दौड़ रहा है, तो भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। अभी इसके जस्ट पहले मैंने यही बात आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से वापस मैं उस स्क्रीन पर आपको लेकर आता हूं, जिस स्क्रीन पे ये रहा बात। इट डज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड। ओके, सो अब क्वेश्चन उठता है कि नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड का काम है फोर्स लगाना चार्ज पार्टिकल पर। ओके, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या हर चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा? मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? इफ क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, आपका आंसर होगा नो। आप बोलेंगे कि नहीं सर, हर चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाएगा। अगर चलता हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर दौड़ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और आपका चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा हो या इसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, पहला चीज तो है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करता है फोर्स, न्यूट्रल पे नहीं करता है, रेस्ट वाले पे नहीं करता है। ठीक है भाई, लेकिन मूविंग में भी एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स नहीं लगेगा। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और चार्ज पार्टिकल इसके उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके अलावा अगर चार्ज पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में चल रहा है तो उस पर जरूर बल लगाएगा, बच के नहीं जाएगा। वो सिर्फ बचने का एक ही तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, अदरवाइज तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स लगेगा। ओके,
इससे अब तक हम लोगों ने ये पाया कि मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है जो चल रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है या उसके अपोजिट एंटी डायरेक्शन में चल रहा है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, 180 डिग्री पे चल रहा है या 0 डिग्री पे चल रहा है, 0 डिग्री मतलब उसी डायरेक्शन में, 180 डिग्री मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात यह है, द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम कब? इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला? कहा यह गया कि अगर यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में भागेगा 90 डिग्री पर, तो उस पे सबसे ज्यादा बल लगेगा। ये 90 डिग्री पर अगर उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री बन गया एंगल, तो उस चार्ज पार्टिकल पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ये Q1 चार्ज पार्टिकल, ये Q है, मान लीजिए Q पॉजिटिव चार्ज है, ये भी Q पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ओके, इस पे कम लगेगा। तो कहा क्या गया? द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। अब तक 3 बातें बता चुका मैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है चार्ज पार्टिकल के साथ जो है। अब एक और बात आपके सामने मैं ये रख रहा हूं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत समझ के पढ़िएगा जो है, और हर एग्जाम में सवाल आता है, चाहे वो IIT JEE का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का, तो कोई भी एग्जाम हो, और आपके पास मेडिकल में तो मान ही के चलिए कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स की वजह से ही पीछे रह जाते हैं, इसलिए फिजिक्स बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो भी दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल नीट एग्जाम के लिए, उनको तो फिजिक्स बहुत समझ के पढ़ना चाहिए जो है। माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं, एक बार आपने एग्जाम दिया नहीं निकले, दूसरी बार बहुत माँ बाप को बहुत दुख होता है। इसलिए अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के हैं या 12th क्लास भी एग्जाम देने वाले हैं, बहुत अरमाने जुड़ी हुई हैं माँ बाप के आपके साथ, बहुत पेट काट के वो पढ़ाते हैं आप अपने बच्चों को, बहुत सारी चीजें कुर्बानियां देते हैं। इसलिए चाहिए कि हम लोग को अपने माँ बाप के उम्मीदों पे खरे उतरना चाहिए। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे, अपने हेल्थ पे और अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, लेट्स कम, दुनियावी बातों से उठ के टॉपिक पे आइए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो कहा गया कि जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे बड़ा गजब चीज है भाई, क्या क्या बोलता है जो है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, समझिए जो है, समझिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए सपोज कीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मान लीजिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सॉरी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसका कैप निकाल देता हूं, समझिए कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो कहा क्या जा रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस पर फोर्स किधर लगेगा? तो कहा गया कि फोर्स ऐसा होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा जो वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर हो, और साथ ही साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर हो। तो उम्मीद है कि इस तरह का होगा, ऐसा आपकी तरफ ये जो है ये मान लीजिए, या फिर ऐसे मान लीजिए, इसका उल्टा मान लीजिए, ऐसे इधर की तरफ
उल्टा डायरेक्शन में, या तो इस तरफ में या इधर, समझ रहे हैं, इधर की तरफ, क्योंकि ये इस पर भी परपेंडिकुलर हो गया, इस पर भी परपेंडिकुलर हो गया, या फिर इधर की तरफ, दोनों पे भी परपेंडिकुलर है। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब कहा जाता है कि एक ऐसा जो पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो वो भी ऐसा ही होगा इस टाइप से। यानी कि यू कैन सी और यू कैन से समथिंग लाइक दिस कि सर ये दोनों जो है ना, जिस प्लेन में पड़ता होगा ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, जिस प्लेन में आ जाएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है आपका फोर्स लगेगा, ऐसे या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ, यानी कि इस प्लेन पर, जिस प्लेन में ये दोनों है। ओके, एक ऐसा कागज या प्लेन जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है का डायरेक्शन आ रहा है, उसी प्लेन पे हमारा फोर्स जो है परपेंडिकुलर हुआ, इस तरफ या इधर की तरफ। ओके, इधर या इधर, वो बताएंगे किधर होगा। ओके, सो फाइनली मैं आपको अब कंक्लूड पार्ट पे आ रहा हूं। द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ऑफ applied by magnetic field on moving charge particle is perpendicular to the velocity as well as perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, तो ये बात भी आपको समझ में आया। देन अब आपको अगली बात, अरे हे अगली बात, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ठीक है, यानी कि फोर्स जो था उसका जो वैल्यू था दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के भी प्रोपोर्शनल था, एंड फोर्स जो था वो आपको प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बड़ा गजब चीज है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसा फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, कितना इंटरेस्टिंग चीज अभी आप देख रहे हैं। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा न्यूट्रल पर फोर्स नहीं लगाता है, न्यूट्रॉन पर, एटम पर, ये सब पे फोर्स नहीं लगाता है, चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। ठीक है, चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, लेकिन एक स्पेशल केस बोला कि भैया उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल चलोगे तो उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर अगर भागोगे तो सबसे ज्यादा फोर्स लगाएंगे जो है, और फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। चलिए ये बात भी ठीक है। और अगली बात क्या कर रहे हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब दूसरी एक नई बात समझ में आई कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि मान लीजिए एक ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और मान लीजिए कि एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए फिलहाल ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मान लिया जाए फिलहाल, हम लोग 2 मिनट के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इधर भाग रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो मान लीजिए कि हम लोग टाइम बीइंग कहते हैं कि फोर्स जो है ना इस पे लग रहा है इधर की तरफ, ये मैं अंदर की तरफ बोल रहा हूं ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे इधर की तरफ। तो बोला कि अगर ये निगेटिव चार्ज होता, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इसे फोर्स इधर के बजाय इधर लगता। ओके, जिधर पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है उसके उल्टा निगेटिव पे लगेगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और कहने के लिए मान लीजिए अगर हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर की तरफ उसको उल्टा लगेगा। यही बात यहां कहा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज
and negative charges are opposite to each other if they are projected with the same velocity. मान लीजिए कि सेम वेलोसिटी से या अलग अलग वेलोसिटी से भी प्रोजेक्ट करें अगर हम, ठीक है, वेलोसिटी मतलब यहां पे डायरेक्शन फिक्स करके बोला गया है, तो सेम वेलोसिटी से या सेम डायरेक्शन में किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अगर पॉजिटिव चार्ज पे अगर फोर्स इधर की तरफ लगता है तो मैग्नेटिक नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगेगा। ओके, सो अब तक तो बातें समझ में आ गई हैं आपको, और बिकॉज मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे इससे पहले मैं ये चाहता हूं कि फटाफट हम लोग इन बातों को रिवाइज कर लें जिन बातों को अभी आपके सामने हमने प्रेजेंट किया था। ओके, सो फटाफट हम लोग जाते हैं और इनको रिवाइज करके आते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उससे पहले फटाफट हम लोग 2 मिनट के अंदर में इन सारी बातों को आपके सामने फिर से मैं रखने जा रहा हूं। फटाफट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको B से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, सिर्फ चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे, न्यूट्रल पे नहीं और रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल पे नहीं। दूसरी बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है या उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये लिखा गया, इट डज नॉट अप्लाई द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा चीज क्या बताया गया आपको, द थर्ड थिंग्स हमने आपको बताया, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एंड उसके बाद हमने बताया द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी as well as it is perpendicular to the magnitude of the field, perpendicular to the direction of the field. दोनों चीजें, magnetic field is perpendicular to the velocity as well as perpendicular to the direction of magnetic field. And उसके बाद मैंने आपको ये बताया the force applied is proportional to magnitude of the velocity as well as magnitude of the magnetic field. एंड एक बात ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, पॉजिटिव चार्ज पे अगर इधर फोर्स लगता है, अगर सेम डायरेक्शन में किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग फेंक रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में और मान लीजिए उस पर फोर्स इधर लग रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उस पर फोर्स उसके उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, जिधर पॉजिटिव पे लगता है उसके उल्टा डायरेक्शन पे लगेगा। वो मैं अब आपको मैथमेटिकली समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। जो है अच्छा लग रहा है ना पढ़ाई, उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। अब तक किसी ने इतने समझाकर इतने आसान तरीके से नहीं बताया होगा। खैर, मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये देखिए आपके सामने। मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई V क्रॉस B। ओके, यू सी हियर, वेरी इंटरेस्टिंग जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं। फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय हियर इट इज वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ना अब तक मैंने आपको जो कुछ भी बोला है, अब तक जो समरी आपको समझाया है, दिस ऑल आर कंक्लूडेड हियर। सब कुछ इसी इक्वेशन में, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में कंक्लूडेड है। देखिए कैसे। सबसे पहली बात हमने आपको क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूट्रल पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता है। अगर चार्ज जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा। इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा क्या? अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज जीरो है, अगर न्यूट्रल है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन बता रहा है। आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई V क्रॉस B। V क्रॉस B, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बता रहा हूं? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इज इट दैट? वेलोसिटी क्रॉस B। और क्या? दो वेक्टर है, सिंपल तरीके से समझिए। वेक्टर चैप्टर आपने फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, वेक्टर।
उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि वेक्टर जानते हैं तो कुछ भी नहीं, ये चुटकी में बन जाएगा सवाल सब। सो यहां पे पहला चीज, न्यूट्रल पे तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर v जीरो है मतलब पार्टिकल रेस्ट में है तो भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रल हो या चार्ज पार्टिकल हो। अगर रेस्ट में है तो नहीं लगेगा, ये इक्वेशन बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, ये इक्वेशन बता रहा है कि भाई देखो अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो पहला तो मेरा लाइन इससे क्लियर हो गया, जो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि ओनली ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा बहुत भी वेक्टर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप जानते हैं ना कि a क्रॉस b या यहां पे v क्रॉस b का मतलब क्या होगा। दिस विल बी सिंपली इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो f का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू q v क्रॉस b, v का मैग्नीट्यूड v b साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, इट इज एंगल बिटवीन v एंड b, ओके। सो अब आप डायरेक्शन पे भी आऊंगा, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो, और अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में के टर्म में नहीं बात करेंगे, सिर्फ अगर फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा n कैप, जहां पे n कैप क्या है, n कैप इज ए वेक्टर which is perpendicular to both v and b. n cap is unit vector which is perpendicular to v and b. क्या है ये n cap, क्या है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर perpendicular to v as well as b, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, वेक्टर चैप्टर में तो इतना हम लोग पढ़ते ही हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं समझा दूंगा, इसी में चलते चलते आप देख लीजिएगा, सब कुछ इसी में समझा दूंगा आपको। तो अब देखिए क्या हुआ, दूसरा चीज मैंने बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। वो कहां से आया, वो यहां से आया, इस थीटा से आया, साइन थीटा। अगर थीटा का मान 0, साइन थीटा 0, अगर थीटा का मान 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा कि साइन का अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, वापस उल्टा डायरेक्शन में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो इस तरह से ये दूसरी बात कि पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ओके। तीसरा क्या चीज था, तीसरा चीज था कि हमने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। वो आप यहां देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो v के भी प्रोपोर्शनल है और b के भी प्रोपोर्शनल है। इज इट, क्या है, v के भी प्रोपोर्शनल है और b के भी प्रोपोर्शनल है। तीसरा चीज मैंने आपको वहां पे एक और बात बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर अगर उसको फेंका जाएगा वेलोसिटी को, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यानी कि इस समय थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो उस समय साइन 90 डिग्री इज 1। साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, साइन का सबसे बड़ा मान 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन से भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी क्यू वी बी। सो थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये चीज भी इस इक्वेशन से क्लियर है। अब एक चीज था
क्या था कि अगर पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा, अगर उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसका अपोजिट फोर्स लगेगा। वो कैसे समझ में आएगा? वो यहां से समझ में आएगा कि आप देखिए ये v क्रॉस b जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, v क्रॉस b क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। v क्रॉस v एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब v क्रॉस b एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे समझिए, मैं आपको ऐसे ले चलता हूं जरा समझाने के लिए। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कभी हम मान लेते हैं कि अगर यही डायरेक्शन होगा तो उसमें अगर किसी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डायरेक्शन पलट जाता है। ये आप जानते हैं कि मैग्नेटिक किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नंबर प्लस है तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन तुरंत पलट जाता है। ओके, तो इस तरह से ये पता चला कि ये Q जो है ना, विथ साइन पुट करना है। विथ साइन मतलब अगर प्लस है तो प्लस पुट कीजिए, और माइनस है तो माइनस पुट कीजिए। उससे क्या होगा? ये आपके डायरेक्शंस पे इफेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर फेंका जाएगा, उसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल भी अगर उसी डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। होप ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हमने आपको ये बात बताया है। और अगेन मैं आपको वहां पे ले चल रहा हूं कि फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब आपको मैं इस V क्रॉस B का जो डायरेक्शन निकालना है ना, वो डायरेक्शन समझाता हूं। बहुत लोगों ने बताया होगा, समझाया होगा, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं उसको जिंदगी भर याद रखिएगा। कोई नहीं बताएगा इस तरह से जो मैं बता रहा हूं उसके डायरेक्शन के लिए, किताबों में भी नहीं मिलेगा। क्या बता रहा हूं देखिए, आपको के पास दो हाथ है, इज इट दैट? लिखते किस हाथ से हैं? दाहिने हाथ से। हाथ कौन सा फ्री है? बायां हाथ। ये फ्री है ना, तो चलिए इसी से निकालेंगे डायरेक्शन, और किसी से नहीं, हम इसी से निकालेंगे डायरेक्शन। ये लिखने के लिए है, किताबों में ये लेफ्ट हैंड रूल नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं लेफ्ट हैंड रूल। सिंपल है। सिंपल ये है कि ये जो वेलोसिटी है इसके डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड का 4 उंगली रखिए, एक्सेप्ट अंगूठा, एक्सेप्ट थंब। अंगूठा नहीं रखना, ये 4 उंगली रखना है। किसके डायरेक्शन में? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ओके, ये 4 उंगली क्लियर है? अब बचता है अंगूठा। अंगूठा को डाल दीजिए बी के डायरेक्शन में। अंगूठा बी के डायरेक्शन में, अंगूठा बी के डायरेक्शन में। ठीक है, क्या बोला मैंने? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये 4 उंगली। ओके, ये 4 अंगूठा को वेलोसिटी के डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये पहले वेक्टर के डायरेक्शन में, ये दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। ओके, तो अब ये जो पाम है ना, पाम, ये मेरा पाम, ये किधर है ये देखना है। पाम का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पाम, डायरेक्शन ऑफ पाम इज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। ओके, बहुत और मैं आपको बता दूं
डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं। दिस रूल फ्रॉम माय साइड, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। ओके, सो बहुत सिंपल बताया। अब चलिए, अब ये बताता हूं। चलिए मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है, पार्टिकल का। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मैंने आपको क्या बोला था, ये 4 उंगलियां पहले वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी इसके डायरेक्शन में। ठीक है, ये 4 उंगलियां इसके डायरेक्शन में और अंगूठा बी के डायरेक्शन में, अंगूठा बी के डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेरा पाम किधर है, इधर, इधर आपकी तरफ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो ये पाम कह रहा है कि इसका डायरेक्शन उधर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स उधर लगेगा, उस डायरेक्शन में। ओके, इधर, इधर। ठीक है, अगर डायरेक्शन ये था वेलोसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड ये था। ठीक है, तो अब हम इससे बात कर रहे हैं। ओके, यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया मेरा, 4 उंगली, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इधर की तरफ, अंदर की तरफ। पाम किधर है, अंदर की तरफ, यानी कि फोर्स इस पे अंदर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, अंदर की तरफ। कितना सिंपल है। 4 उंगलियां ये पहले वेक्टर की तरफ, अंगूठा दूसरे वेक्टर की तरफ, पाम जिधर जाएगा उधर हो जाएगा मेरा फोर्स का डायरेक्शन। तो यहां फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये लेफ्ट हैंड रूल है, याद रखिएगा। डोंट बी कंफ्यूज विद द राइट हैंड रूल। किताबों में राइट हैंड रूल्स लिखे होते हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे होंगे, फ्लाइंग रूल, ये वो, दिस दैट, सब भूल जाइए। A क्रॉस B का डायरेक्शन, 2 वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए पहला वेक्टर का डायरेक्शन में ये 4 उंगली, अंगूठा दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, ये पाम जिधर जाएगा उधर ही, उस डायरेक्शन में आपको इस तलहटी पे ये जिधर जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो इधर की तरफ, अगर उधर जाएगा तो उधर की तरफ एक वेक्टर लीजिएगा जो 90 डिग्री पर इसमें इधर जा रहा होगा। यानी अगर पाम इधर जा रहा है तो आपका ये निकल कर आ गया। ओके, ये वाला। और पाम अगर इधर जा रहा होगा इधर की तरफ तो इधर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना बहुत ही आसान है। हाँ, V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालने के बाद ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहां पे जो Q है वो पॉजिटिव होगा, तो V क्रॉस B के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर Q निगेटिव होगा तो V क्रॉस B के से जो निकल कर आएगा डायरेक्शन, ये Q निगेटिव होने की वजह से उसके डायरेक्शन को बदल देगा, जस्ट उसका अपोजिट कर देगा। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, लेकिन निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से उसका डायरेक्शन पलट जाता है। ओके, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन, अब मैं नहीं समझता हूं कि आप किसी जन्म में इसको भूल पाएंगे, चाहे आप जहां भी, जब तक याद रखेंगे ना, जिंदगी भर याद रखेंगे, किसी ने ऐसा भी बताया था। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे चलिए। मैथमेटिकली हमने आपको समझा दिया कि ये चीज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। Q is equal to VB sin theta. Direction of the force can be obtained by cross product of V and B. ये मैंने आपको बता दिया है। The direction of force is in the direction of V cross B. V cross B का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में होगा if the charge is positive and if it is opposite to V cross B if charge is negative. ये चीज अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब एक ये नया चीज आपके सामने है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको आ रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड पे। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसके बारे में बता रहे थे, और अभी तक हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। सिंपली ये बताया कि उसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन
inward, then it is denoted by symbol cross like this. Okay, तो आप किताबों में देखेंगे ना, या एग्जाम का जो सवाल होगा किताबों में देखेंगे तो इस टाइप का कट 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 क्रॉस 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 इस टाइप का जो है सिंबल दिया होगा। घबराइएगा नहीं देख के, ये सिंपली ये कह रहा है कि इस रीजन में एक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन ये क्रॉस बतला रहा है कि डायरेक्शन अंदर की तरफ है, 90 डिग्री पे अंदर की तरफ। देखिएगा एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इट इज समथिंग लाइक दिस। हम लोग जनरली बच्चों को ऐसा समझाते हैं कि यू सी इट इज समथिंग लाइक दिस। कोई अगर तीर है ऐसे तो हम लोग उस पर क्या करते हैं ना, ऐसा एक नोक लगा देते हैं पीछे की तरफ, और बोलते हैं कि देखो अगर तीर भाग रहा है तो तुमको क्या दिखाई देगा, उसका पीछे का पुच्छी टेल जो है ऐसे क्रॉस दिखाई देगा। ओके, तो उसको बोलते हैं कि देखो अगर क्रॉस दिखाई दे रहा है तो तीर अंदर की तरफ है, उसका क्रॉस तुमको दिख रहा है, तीर अंदर की तरफ है, उसका क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, सो ये क्रॉस दिखने का मतलब है कि इस पर, यहां पे क्रॉस दिखने का मतलब है इस प्लेन पर अंदर की तरफ तीर जो है ना अंदर घुस गया हुआ है। ओके, अंदर की तरफ 90 डिग्री पे, मतलब ऐसे समझिए, ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, समथिंग लाइक दिस। देखिए ये वाला अगर ये तीर होता तो ये चीज हमको दिखता। ठीक है, ये तीर होता ना ये अंदर की तरफ, तो ये क्रॉस हमको दिखता। ओके, तो तीर अंदर की तरफ है, इस प्लेन पर तीर अंदर की तरफ छेदते हुए जा रहा है, इस प्लेन पर तीर अंदर की तरफ छेदते हुए जा रहा है, इसलिए हमको तीर का पिछला भाग दिख रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इनवर्ड द प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर इनवर्ड है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, इस प्लेन पर समझिए जस्ट लाइक इस पर एक तीर आप कांटे से लेकर ठोक दीजिए, टक कांटे को ठोक दीजिए, तो कांटे जो ठोकिएगा अंदर की तरफ जाएगा, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि उस पर पीछे ऐसे एक क्रॉस लगा हुआ है, वो आपको दिख रहा है, वो बता रहा है कि इस पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, देन इट इज डिनोटेड बाई डॉट। ओके, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इससे जो ना एक तीर आपकी तरफ आ रहा है, तो भाई तीर अगर इधर आ रहा है तो क्या दिखाई देगा, तीर का ये नोक, ये तीर का नोक दिखाई देगा। ओके, ये तीर आपकी तरफ जा रहा है, तो डॉट ये नोक, इसका पिन पॉइंटेड नोक आपको दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रहा है, इस पे तीर ऐसे है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें आपको कहेंगे ये डॉट। यानी कि इस अगर ऐसा फोटो होता और कोई बोलता मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैं सीधे बोलता इधर है, इस डायरेक्शन में आपकी तरफ। ओके, और अगर हमारा ऐसा होता लाइक इस टाइप का सिंबल होता कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैं बोलता इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बी का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। ओके, सो मूव करते हैं आगे फॉरवर्ड। चलिए अब ये देखिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताना है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं ना ये इक्वेशन, तो अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का यूनिट क्या होता था, न्यूटन, इसका चार्ज का यूनिट होता था कूलम, इस वेलोसिटी का यूनिट होता था मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए कोई आदमी, वेलोसिटी का ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकंड बटा मीटर इंटू कूलम, या कूलम इंटू मीटर। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर। ओके, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी आदमी इसको बता सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा कि न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई कूलम डिवाइडेड बाई मीटर। ओके, न्यूटन सेकेंड, सो हम लोग क्या लिखे, न्यूटन सेकेंड मीटर कूलम। ओके,
तो मीटर कूलम नीचे है, ऊपर में न्यूटन इंटू सेकंड है। जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है इसको। इसको कहा जाता है टेस्ला। टेस्ला, व्हाट इट इज सेड? इट इज सेड एज टेस्ला। और टेस्ला को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हुआ था और इसको टेस्ला कहा जाता है, टी, कैपिटल टी। आपको बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, 1 टेस्ला, इस टाइप को बोला जाएगा। ओके, हाँ, इस टेस्ला का एक दूसरा नाम भी होता है, वो होता है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये नाम है, बाद में समझ में आ जाएगा ये नाम कहां से आया, कैसे आया। तो इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। तो टेस्ला को दूसरा नाम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, अगर ये इसको, अगर आप ये जो फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, अगर आप यहाँ पे चार्ज कूलम में वेलोसिटी को उसके सीजीएस यूनिट में लेते, फोर्स को सीजीएस में लेते, जैसे इसको डाइन में लेते, यहाँ पे इनको अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लेते, तो उस समय जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकल कर आता है उसको गॉस कहा जाता है। गॉस छोटा यूनिट है। ओके, गॉस इज स्मॉलर यूनिट। सो सीजीएस में बी का जो यूनिट निकल कर आएगा वो गॉस आएगा, लेकिन एसआई में जो न्यूटन सेकेंड कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, वो टेस्ला कहलाता है। ओके, सो मूव करते हैं आगे की तरफ। टेस्ला इज ऑल्सो रिटन एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये अभी आपको बताया मैंने कि टेस्ला को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। गॉस छोटा यूनिट होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर 4 गॉस। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सबको सीजीएस यूनिट में रखेंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ द पावर 4 गॉस। ठीक है, तो अब फाइनली, अब इस मकाम पे हम लोग हैं कि हम लोगों ने आपको मैग्नेटिक फील्ड के इस मकाम पे अभी हम लोग हैं कि अब हमने आपको फाइनली फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी के इक्वेशंस को समझाया है कि ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। ओके, और उसका यूनिट गॉस भी होता है, लेकिन अभी हम गॉस पे उतना जाएंगे नहीं। टेस्ला टी से रिप्रेजेंट होता है, टी से। तो एक तरह से अब आप इस इक्वेशंस के बारे में समझ गए हैं। इस इक्वेशंस का एप्लीकेशंस भी अब हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। मैं बहुत और ज्यादा क्लासेस आपको नहीं, एक सर्टेन सिंपल एक और टॉपिक इसमें अभी ऐड कर रहा हूं, जो टॉपिक अब आपके सामने आने वाला है। सी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपके सामने ला रहे हैं या इस पे कंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। उस इक्वेशंस को देखने से एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन आपके सामने ला रहा हूं। क्या ऑब्जर्वेशन है भाई? मैग्नेटिक force due to magnetic field is perpendicular to the velocity। अभी तो थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो क्यू वी क्रॉस बी होता है। मान लीजिए कि अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है, तो वी और बी से बना हुआ जो प्लेन होगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, देखिए बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हमारा v का डायरेक्शन ये है, b का डायरेक्शन ये है, ये 90 डिग्री पे बता रहा हूँ। ठीक है, 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये v है और ये b है, तो v क्रॉस b निकालेंगे। v आपके पास, या मान लीजिए कि हम यूं बोलते हैं आपको, ये हमारा v का डायरेक्शन है और मान लीजिए ये b का डायरेक्शन है। ठीक है,
दिस इज एक्स डायरेक्शन और दिस इज मान लीजिए कि मेरा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल मेरा पॉजिटिव है। तो इधर v का डायरेक्शन है, इधर b का डायरेक्शन है, ये वाला, ठीक है। ये x डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैं लेफ्ट हैंड लिया हूं। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन v क्रॉस b ऊपर की तरफ है पाम, तो एक वेक्टर ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला चीज इस पे यहां पे कहां पे है भाई, यहां पे एक वेक्टर ऐसे, ये जेड डायरेक्शन में, ओके। ये एक ऐसा डायरेक्शन है जो इस v और b पे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन निकल कर आया, ये फोर्स जो है वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी x डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर फेंका गया है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और पाम हमारा लेफ्ट हैंड का पाम हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ एक वेक्टर है, वो डायरेक्शन हमारा फोर्स का है। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर फेंकते हैं तो v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा यहां पे। तो ये हमारा फोर्स जो है ये निकल कर जो आ रहा है ना, ये चीज बड़ा समझने वाली बात है कि फोर्स जो निकल कर आ रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b, ठीक है, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b। लेकिन अभी हम इस पे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं समझाने के लिए। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। तो इस बात को थोड़ा समझिए आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स समझने में तो इसको थोड़ा सा समझिए कि यहां पे फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी निकल कर आया, और वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होता है? वेलोसिटी का जो वही डायरेक्शन होता है, इट्स डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, यहां पे वेलोसिटी है तो छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा dr, जनरली हम लोग लिखते भी हैं v इज इक्वल टू dr/dt, ऐसा लिखते हैं ना। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होता है। अब देखिए, अब मैं ये बोल रहा हूं कि आप देखते हैं वर्क का हम लोग डिफिनेशन क्या लेते हैं, स्मॉल वर्क ही ले लीजिए, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा स्मॉल वर्क डन है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ एंड डिस्प्लेसमेंट कहिए या एफ एंड वी कहिए। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर इधर वेलोसिटी फोर्स है मान लीजिए, तो अभी तो हम आपको दिखाए हैं, थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि अगर इधर वेलोसिटी है मेरा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ निकल कर आया था, ये एक्स डायरेक्शन था, और ये जेड डायरेक्शन में निकल कर आया है, ये 90 डिग्री है। अरे बाप, अगर ये 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री तो जीरो हो जाएगा, यानी वर्क डन जीरो हो जाएगा। हो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स था वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था। अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था तो वर्क डन इज नथिंग बट जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स या वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा यहां पे 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री जीरो, वर्क डन जीरो। ओहो, एक नया चीज समझ में आया भाई। नया चीज क्या समझ में आया
कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका वर्क डन जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू जीरो होता है भाई, क्योंकि फोर्सवा तो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, और जब फोर्सवा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है तो फोर्सवा डिस्प्लेसमेंट पे परपेंडिकुलर है, और यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में जो है cos थीटा आता है, थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री जीरो। इसका मतलब कि ओहो, इसका मतलब ये है कि फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन जीरो हो रहा है भाई। हर जगह छोटा छोटा वर्क डन भी निकाल रहा है तो जीरो हो रहा है। अब जब छोटा छोटा वर्क डन जीरो हो रहा है तो आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोला था? वर्क एनर्जी थ्योरम को याद कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर फिजिक्स में वर्क एनर्जी चैप्टर को अगर पढ़े हैं ठीक से, तो थोड़ा बहुत भी अगर याद है ना, तो आप याद कीजिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहा था। तो अब देखिए, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था रे भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितना भी वर्क डन हुआ है, चाहे जितना भी बल काम कर रहा है सबके द्वारा। तो मान लीजिए यहां तो हम अभी मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स काम कर रहा है तो टोटल वर्क डन जो होता था ना, वर्क डन टोटल कहिए, ये सिंबल को कहां गिरा भाई इरेजर, वर्क डन जो है, वर्क डन, टोटल वर्क डन is nothing but change in kinetic energy, final kinetic energy final minus kinetic energy initial, kinetic energy final half m v final का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। लेकिन ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोला, लेकिन यहां तो हमारा वर्क डन जीरो निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारा फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अरे बाप, अगर ऐसा है, ये जीरो हो गया तो इसका मतलब कि ये भी जीरो है, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब कि v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल। मतलब क्या हुआ भाई? स्पीड नॉट चेंज, स्पीड नॉट चेंज। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा गजब चीज निकल कर आ गया भाई। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन तो जीरो हो रहा है, और वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहा है कि अगर वर्क डन जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब फाइनल वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वी इनिशियल का स्क्वायर, दैट विल बी जीरो, और इस तरह से इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड। ओहो, इसका मतलब यह है कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसका स्पीड नहीं बदलता है जी। तो नया नया चीज समझ में आ रहा है यहां पे कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसका स्पीड नहीं बदल रहा है, स्पीड नॉट चेंज। अरे बाप, स्पीड नॉट चेंज, ओ माय गॉड। अरे अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा तो ये फोर्सवा फिर क्या कर रहा है? फोर्स अगर लगता है तो न्यूटन साहब ने बोला था कि भाई फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज होगा। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है तो वो बोलता है कि वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बदलेगा। अब वेलोसिटी बदलेगा, लेकिन यहां तो हमारा कह रहा है भाई वर्क डन जीरो, स्पीड नहीं बदला। ओहो, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी जो है बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी में
उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। तो नया चीज समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, और वेलोसिटी जो है फोर्स पे परपेंडिकुलर होता है या फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है। तो उसकी वजह से वेलोसिटी बदलता जरूर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो वेलोसिटी है उसमें दो चीज है, वेलोसिटी में एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो इसका मतलब यह है कि अगर फोर्स कहीं पे काम कर रहा था तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। तो वेलोसिटी में चेंज अभी हम लोग कैलकुलेशन निकाले कि मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा निकल कर आया था कि अगर जब फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहा है कि भाई आपका उसमें स्पीड नहीं चेंज होगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो नहीं चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये कैसा मोशन होगा भाई? तो बड़ा अजीब और गरीब बात आप लोग बता रहे हैं भाई कि इसमें किस टाइप का मोशन होगा यहां पे, जहां पे ये कहा जाए कि भाई फोर्स भी लग रहा है, एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी चेंज भी हो रहा है। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, लेकिन सिर्फ जो है डायरेक्शन बदल रहा है। अब फोर्स जो है वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर भी है। ये सब चीज हम सुन के जो है ना, एक चीज दिमाग में याद आता है। पता है क्या याद आता है? याद ये आता है कि जब हम लोग फिजिक्स में शुरू में पढ़े थे तो पढ़े थे कि एक सर्कुलर मोशन होता है भाई, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। उस सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यहां पर अगर किसी भी पॉइंट पर जाइएगा, मान लीजिए ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर, और पार्टिकल मान लीजिए कि अगर ऐसे इधर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी इधर होता है, ठीक है, टेंजेंशियल। और फोर्स कैसा लगता है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स टुवर्ड सेंटर। और इसी कंडीशन में हम देखते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ, अब समझ में आया कि इसका मतलब यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो जरूर सर्किल में चलने का कोशिश करेगा भाई, सर्किल में, या सर्किल के जितना दूर तक उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उतना दूर तक सर्किल के आर्कों में चलने की कोशिश करेगा। और क्योंकि हर बार क्या होगा, हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल है, अब फोर्स जो है सेंटर की तरफ है, अब फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होगा। और इसी केस में हो सकता है कि भाई तुम्हारा वर्क डन जो है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ है, फोर्स और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री पर रहेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसी केस में ऐसा हो सकता है कि स्पीड ना बदले लेकिन डायरेक्शन बदलता रहे। और डायरेक्शन बदलता रहे इसका मतलब कि वेलोसिटी बदलता रहे। फोर्स लग रहा है तो फोर्स वाला तो कुछ काम करेगा ना, फोर्स तो आए तो उसको एक्सेलरेशन लाना है, एक्सेलरेशन लाना है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी को चेंज करना है। अब वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या हो सकता है? वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो या तो मैग्नीट्यूड बदल दीजिए या डायरेक्शन बदल दीजिए या दोनों बदल दीजिए। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शंस को बदला जा रहा है। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए, तो यही ऑब्जर्वेशन हम यहां लिखे हैं। वी सी दैट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सिंस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। सो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज अनचेंज्ड एंड द पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर आर्क। कोशिश करेगा कि सर्किल वाले आर्क में चले। दिख रहा है ना ये येलो कलर वाला? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसको कलर थोड़ा सा चेंज भी कर दूंगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये आपको दिख रहा है ये बात जो यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला चीज। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज अनचेंज्ड एंड द पार्टिकल विल मूव इन
इन सर्कुलर आर्क। ओके, तो यही बात हम आपको अभी समझाए हैं कि ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन हमको मिला था। ये सब आपको फंडामेंटल को हम लोग जो है ना कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, ताकि आपका एक भी न्यूमेरिकल, एक भी कंसेप्ट जो है ना गलत नहीं हो। जो है कंसेप्ट सही रहेगा तो सारा न्यूमेरिकल्स और सारे थ्योरी सब कुछ फटाफट चुटकी में होगा। तो ऑब्जर्वेशन अब हम लोग देख लिए कि वी ऑब्जर्व दैट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। Since the force is perpendicular to the velocity, work done by the force is zero. So from work energy theorem, the change in kinetic energy is zero. The speed of the particle will unchange and the particle will move in circular arc. Okay. अब ये टॉपिक आपके सामने, अब टॉपिक बदल रहा है। ठीक है, टॉपिक अब बदल रहा है और मुझे अब ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को आपको अगले क्लास में मुझे पढ़ाना चाहिए। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। थोड़ा सा झलक दिखला देता हूं इसका, देख लीजिए बस। अगले क्लास में ही इसको सब बताऊंगा। ये सब चीजें आने वाली हैं, समझे? कि एक चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और वो सर्कल में मूव करेगा जो है। ये सब चीजें अब अगले क्लास में, नेक्स्ट फिर क्लास में, अगले लेक्चर्स में मैं इन सब चीजों को अब आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अब इस अपने क्लास में अब तक जो हमने आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए। और कैसे रिवाइज कीजिएगा वो भी लास्टली मैं अब आपको बता ही देता हूं कि कैसे रिवाइज करना है। फटाफट जो है आपको मैं पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब समय कह रहा है कि अब आप अगले क्लास में, अगले बार अब बहुत कुछ चार्ज पार्टिकल को अब हम लोग फिर से मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे और दिखाएंगे आपको कैसे सर्कल में मूव करता है। फिर उसका जो है स्पीड बताएंगे, उसका टाइम पीरियड बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपको यही बोल रहा हूं कि खुश रहिए और वेट टिल देन, बी हैप्पी एंड वेट टिल देन। स्टडी चैप्टर 4 फिजिक्स 12 का पार्ट 1 एनसीईआरटी पेज नंबर 105 में है। और पेज नंबर 105 से ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पढ़ते हैं मेरे कहने के मुताबिक तो आप पेज नंबर 105 के बजाय पेज नंबर 112 पे जरूर पढ़िएगा। पेज नंबर 112, व्हाट आई एम सेड कि पेज नंबर 112 को बड़े ध्यान से भी पढ़िएगा। 105 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन 112 नंबर पेज आपका एनसीईआरटी बुक का ये है। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस, न्यू बुक, एनसीईआरटी का न्यू बुक, न्यू सिलेबस में न्यू बुक, एकदम नया किताब खरीदेगा। फिजिक्स 12 का पार्ट 1 एनसीईआरटी का पेज 112 पढ़िए जाके, उस पर बहुत कुछ जो मैंने आपको समझाया है ये सारी चीजें वहां पे हैं। सो खुश रहिए, वो इंतजार कीजिए और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।